मेरे दर्शकों, कुछ जगहें सिर्फ वीरान नहीं होती, वो जिंदा होती हैं जो इंतज़ार कर रही होती हैं किसी ऐसे इंसान का जो उसकी खामोशी को तोड़ दे। आज की कहानी एक ऐसी ही फैक्ट्री की है जिसे बंद हुए 30 साल से ज़्यादा हो चुके थे, लेकिन रात के ठीक 12 बजे उसकी टूटी हुई चिमनियों में धुआं उठता दिखाई देता था। जंग लगी मशीनें अपने आप चलने लगती थी और अंदर से सुनाई देती थी सैकड़ों लोगों की चीखें। कहते हैं जो भी उस फैक्ट्री में रात बिताने गया या रात को किसी कारणवश उधर रह गया, या तो वो कभी वापस नहीं लौटा या लौटा तो कभी पहले जैसा नहीं आया। लेकिन ये सिर्फ एक अंधविश्वास है या उस फैक्ट्री की दीवारों में सचमुच कोई एक राज दफन है जो इंसानों के खून से लिखा गया है। इसे जानने के लिए आप सुनते रहिए इस कहानी को। अगर आपका दिल कमज़ोर है ना, तो शायद ये कहानी आपके लिए नहीं बनी है। बरसात की एक ऐसी ठंडी शाम उत्तर भारत के एक छोटे अघौगी कस्बे में इसके बाहरी इलाके में था एक विशाल जंग लगी फैक्ट्री खड़ी थी। उसकी टूटी हुई चिमनियाँ आसमान को ऐसे चीरती थीं जैसे किसी मरे हुए दैत्य की उंगलियां अब भी बादलों को पकड़ने की कोशिश कर रही हों। लोग उसे केवल एक नाम से जानते थे, काली मील, उस फैक्ट्री का नाम। सरकारी रिकॉर्ड में उसका असली नाम कब का मिट चुका था, मतलब वो ऑन रिकॉर्ड नहीं थी वो फैक्ट्री। अब सिर्फ वहाँ पर डर की एक पहचान था। दिन में भी वहाँ कोई भी नहीं जाता, इतना खौफ था उस फैक्ट्री का। रात का तो सवाल ही नहीं उठता। कस्बे के बुजुर्ग लोग कहते थे जब भी कोई पूछने आता था, फैक्ट्री बंद नहीं हुई थी, उसे बंद करवाया गया था। उससे जब भी कोई सवाल जवाब करता है, जब उनसे सवाल करता है ऐसा क्यों हुआ, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है, बस उस सवाल का एक ही जवाब किसी के पास होता था, और वो था उस गांव का बुजुर्ग आदमी। या शायद वो सब जानते थे, उस गांव के लोग, इसका सवाल का जवाब क्या होगा, लेकिन कोई बताना नहीं चाहता था। वो जानते थे वो अब भी जिंदा नहीं है। दिल्ली में रहने वाला विवान शर्मा पेशे से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था। उसे रहस्यमयी जगहों, छोड़ी हुई इमारतों और अनसुलझे मामलों पर काम करने का शौक था। ऐसे हॉरर किस्सों पे उसे डॉक्यूमेंट्री बनाने का एक जुनून था। उसका यूट्यूब चैनल भी था, जैसे अभी मैं अपना चैनल बना रही हूँ, पर मेरा चैनल पहले भी बना हुआ था, पर किसी टेक्निकल वजह से मेरे सारा कंटेंट पहले का ड्रॉप हो गया। तो कोई बात नहीं, दोबारा मेहनत कर रहे हैं। कहानी पर आते हैं दर्शकों। लाखों लोग उसकी वीडियोस देखते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसे कोई ऐसा विषय नहीं मिल रहा था जिससे वो अपनी कंटेंट का रीच बढ़ा सके। उसे अपने व्यूअर्स को कुछ देना था तड़कता भड़कता। उसे एक शाम उसकी इस जिज्ञासा को एक जैसे मरहम सा लगा हो। अचानक से एक अननोन नंबर से, अननोन ईमेल आईडी से उसे एक मेल आता है जिस पर लिखा था, अगर मौत को कैमरे में कैद करना चाहते हो तो काली मील आ जाओ। नीचे कोई नाम पता नहीं था, सिर्फ एक लोकेशन थी उस मेल में, और एक पुराना काली सफ़ेद तस्वीर लगी हुई थी जिसमें फैक्ट्री के सामने लगभग 50 मजदूर खड़े मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन ध्यान से देखने पर विवान का हाथ जैसे कांप गया, क्योंकि तस्वीर में एक आदमी का चेहरा धुंधला नहीं बल्कि पूरे तरह सब गायब थे, जैसे किसी ने उसकी तस्वीर से मिटा दिया हो। विवान ने तस्वीर को जैसे ही जूम किया, उसकी रीढ़ की हड्डी तक सिहरन दौड़ उठी, क्योंकि बाकी सभी लोगों की परछाइयाँ ज़मीन पर दिखाई दे रही थी, लेकिन जिस आदमी का चेहरा गायब धुंधला सा दिखाई दे रहा था, उस आदमी की परछाई भी नहीं दिखाई दे रही थी, और कुछ दिखाई दे रहा था जो उल्टी दिशा में बनी हुई कुछ परछाई थी। कमरे का तापमान अचानक से कम महसूस होने लगा, उसे ठंड लगने लगी थी। विवान ने इसे एडिटिंग की गलती समझकर अपना लैपटॉप बंद कर दिया और उसने सोच लिया कि मैं इस लोकेशन पर जाऊंगा। लेकिन उसी रात के ठीक 12 बजे उसका मोबाइल अपने आप बज उठा। स्क्रीन पर कोई अननोन नंबर से एक मैसेज आ रहा था, कॉल आ रही थी। उसने कॉल जैसे उठाया
दूसरी तरफ पहले कुछ सेकंड तक सिर्फ मशीनों की आवाज़ें आने लगी, खड़ 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 खड़। फिर किसी बूढ़े आदमी की कांपती हुई आवाज़ सुनाई देती है, पहली शिफ्ट शुरू हो गई है। और तुरंत सैकड़ों लोगों की एक साथ निकली दर्दनाक चीख। इतनी भयानक लग रही थी वो आवाज़ें कि वो सुनते ही विवान ने कॉल कट कर दिया। अगली सुबह विवान ने तय कर ही लिया था कि वो इस फैक्ट्री पर डॉक्यूमेंट्री बनाएगा। उसने अपना कैमरामैन समीर, साउंड इंजीनियर कबीर और रिसर्चर नेहा को साथ चलने के लिए तैयार भी कर लिया था। चारों लोग 2 दिन बाद उस कस्बे की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे उनकी गाड़ी कस्बे के पास पहुंचती है, सड़कें सुनसान होती गईं, दुकानें कम होने लगीं और लोगों के चेहरे पर एक अजीब सा तनाव साफ दिखाई देने लगा था। जब उन्होंने रास्ते में एक चाय की दुकान पर रुककर काली मील का रास्ता पूछना चाहा, तो दुकान पर बैठे लोग लगभग एक साथ सब चुप हो गए। अजीब सी खामोशी सी पसर गई उन सब के बीच में। चाय बेचने वाला बूढ़ा आदमी कुछ देर तक विवान को घूरता रहा और उसके साथ आए उनके दोस्तों को भी, और फिर धीमी आवाज़ में बोलता है, दिन में चले जाना। लेकिन उसने वाक्य अधूरा ही छोड़ दिया और विवान मुस्कुराकर कहता है, लेकिन क्या क्या होगा, पूरा बताइए। बूढ़े ने कांपते हुए चाय का गिलास नीचे रख दिया और बोलता है, अगर शाम होने लगे तो वापस मुड़ जाना। जाना नहीं। समर हंस पड़ता है, इतना क्यों डर रहे हो यार बाबा। इतना कहते ही बूढ़े ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, क्योंकि रात की शिफ्ट आज भी चलती है। उसकी ये बात सुनकर दुकान में बैठे लोग, बाकी जो सारे, वो कुछ कहना तो चाहते थे लेकिन उन्होंने अपने अपने सिर झुका लिए। कुछ ही देर बाद चारों लोग फैक्ट्री की उस सड़क के सामने खड़े थे। करीब 20 मिनट बाद घने पेड़ों के बीच से पहली बार वो इमारत दिखाई दी उनके। विशाल लोहे का टूटा हुआ गेट, जिस पर जंग लगे अक्षरों में अभी भी आधा नाम पढ़ा जा सकता था। हवा एकदम बिल्कुल शांत, एक भी पक्षी की आवाज़ नहीं आ रही थी। सिर्फ दूर कहीं से लोहे के किसी टुकड़े की हिलने जैसी आवाज़ें आ रही थी। गाइस, हम इस समय काली मील के मुख्य द्वार पर हैं। पहली नज़र में ये पूरी तरह बंद और वीरान लगती है। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि कैमरे के माइक्रोफोन में एक आवाज़ रिकॉर्ड हुई, बहुत धीमी लेकिन साफ, अंदर आओ। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। किसी ने कुछ कहा ही नहीं था, बल्कि नेहा के चेहरे का रंग उड़ चुका था। तुम लोगों ने सुना गाइस? बिल्कुल आवाज़ धीमे थी लेकिन सुनाई दे रही थी। कबीर ने धीमे से कहा। धीमे से पूछा। समीर ने सिर हिला दिया। हाँ यार, सुनी तो थी। विवान ने गहरी सांस ली और कहता है, शायद यार हवा होगी, तुम भी इतने डरते क्यों हो, फट्टू हो तुम सब। लेकिन हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। वो सब ये चीज़ें महसूस कर पा रहे थे, लेकिन विवान माहौल को लाइट करने के लिए ऐसा कह रहा था। लोहे का भारी गेट उन्होंने मिलकर धक्का दिया। जंग लगे टुकड़ों के बीच एक आवाज़ निकली, जैसे कोई बहुत लंबे समय बाद अपनी नींद से जाग रहा हो। गेट खुलते ही एक सड़ी हुई लोहे और गीली मिट्टी की मिली झुली गंध उनके चेहरों से जा टकराई। अंधेरा काफ़ी था अंदर, और फैक्ट्री के मुख्य हॉल की गहराई में उन्हें ऐसा लगा मानो कोई एक अकेला मजदूर धीरे धीरे एक मशीन चला रहा है। विवान ने कैमरे की लाइट जलाई और चारों ने फैक्ट्री के अंदर पहला कदम रखा। उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उन्होंने सिर्फ एक इमारत में नहीं, बल्कि एक ऐसे अभिशाप के भीतर प्रवेश किया जहां से लौट कर आने वालों की कहानियां कभी पूरी नहीं हुई। फैक्ट्री का विशाल हॉल इतना अंधेरा था कि कैमरे की लाइट पावर कम हो गई थी। एलईडी लाइट भी मुश्किल से कुछ ही मीटर आगे तक रोशनी पहुंचा पा रही थी। इतना घना अंधेरा फैक्ट्री के अंदर। हर तरफ जंग लगी मशीनें कतारों में खड़ी थी। कुछ की बेल्ट आधी टूटी हुई थी,
कुछ पर सूखा हुआ काला दाग जम चुका था। ऊपर लगी लोहे की बीमों से जाले ऐसे लटक रहे थे जैसे किसी ने वर्षों से उन्हें छुआ तक ना हो। लेकिन इस पूरी खामोशी के बीच एक आवाज लगातार गूंज रही थी। वो आवाज किसी मशीन की नहीं थी, बल्कि पूरे हॉल में अलग अलग दिशाओं से आती हुई महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो सैकड़ों अदृश्य हाथों एक साथ लोहे पर चल रहे हों। समर ने कैमरा धीरे धीरे दाएं ओर घुमाया। यार, ये आवाज़ आखिर आ कहाँ से रही है? मुझे तो ये चारों तरफ से सुनाई दे रही है। उसकी आवाज़ में पहली बार सबने घबराहट सुनाई दी। कबीर ने अपना ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन किया और रिकॉर्डर की स्क्रीन पर वेव फॉर्म अचानक से तेज होने लगी, जैसे ऐसे लग रहा था कि उनके कानों तो सिर्फ वही तीन ही ध्वनि गूंज रही हो। कबीर कहता है, यार अजीब बात है, रिकॉर्डर में तो बहुत सारी आवाज़ें कैद हो रही हैं, लेकिन हमें सुनाई सिर्फ एक ही आवाज़ दे रही है। विवान ने उसकी ओर देखा और कहता है, मतलब कहना क्या चाहता है कबीर? कबीर ने हेडफोन उतारकर कांपते हाथों से उसकी ओर बढ़ाया। ले खुद सुन ले विवान, तुझे तभी यकीन होगा। विवान ने हेडफोन पहना। जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू हुई उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया, क्योंकि रिकॉर्डिंग में सिर्फ मशीनों की आवाज़ें नहीं थी, उसमें दर्जनों लोगों की फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। आगे 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 नहीं जाएंगे नहीं रह जाएंगे। कोई धीरे धीरे रो रहा था, कोई भगवान को पुकार रहा था और कोई बार बार कह रहा था, शिफ्ट खत्म होने हुई, अब कोई नहीं जाएगा, दरवाजे बंद करो, अब बंद करो, कोई बाहर नहीं जाएगा, हमें बाहर जाने दो, हमें जाने दो। और फिर एक बच्चे की आवाज़ आती है, पापा। उस एक शब्द के बाद रिकॉर्डिंग अचानक फटने जैसी आवाज़ें पैदा करने लगी। विवान ने तुरंत हेडफोन उतार दिया। उसकी सांसें तेज़ हो रही थी। ये सब रिकॉर्ड कैसे हुआ? क्या है ये? किसकी आवाज़ है? लेकिन कबीर ने धीरे स्वर में कहा, यही तो मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ विवान, कुछ तो है यहाँ पे, हमें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। नेहा, जो अब तक एक पुरानी दीवार पर टंगे बोर्ड की तस्वीर ले रही थी, अचानक चिल्लाती है, दोस्तों इधर आओ। तीनों दौड़कर उसके पास पहुंचे और वो देखते हैं कि दीवार पर धूल और जाले साफ करने के बाद एक बोर्ड दिखाई दे रहा था। उस पर फैक्ट्री का पुराना नक्शा बना हुआ था। हर सेक्शन पर नंबर लिखा था। उस पेंटिंग पर नक्शे दिखाई दे रहे थे। फैक्ट्री के अलग अलग रूम थे। कहीं पर मेल्टिंग यूनिट लिखा था, कहीं पे प्रेस सेक्शन, वायरलेस रूम, वेयर हाउस और फैक्ट्री। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी, उस पेंटिंग के सबसे नीचे लाल रंग में घिरा हुआ एक नाम लिखा था, मशीन नंबर 17। उसके सामने किसी के हाथ से लिखा था, कभी मत चालू करना। ये लिखावट बाकी बोर्ड से बिल्कुल अलग थी, मानो किसी मजदूर ने जल्दबाजी में कोयले या खून से चेतावनी लिखी हो। समर ने हंसने की कोशिश की। लगता है किसी ने मजाक कर दिया यार, डरने की बात नहीं है, शायद कोई मजाक कर रहा है। लेकिन उसकी हंसी पूरी तरह नहीं दिखाई दी। उसी समय हॉल के बिल्कुल दूसरे छोर से एक तेज धातु की आवाज़ आई। चारों एक तरफ उधर देखने लगे। दूर अंधेरे में एक मशीन का विशाल पहिया धीरे धीरे घूम रहा था, जबकि पूरी फैक्ट्री की बिजली 30 साल पहले कट चुकी थी। पहिया एक चक्कर घूमा, फिर दूसरा, फिर तीसरा और अचानक चलते चलते रुक गया। इसके साथ ही पूरे हॉल का तापमान जैसे एकाएक गिरने लगा। नेहा ने अपने हाथों को बाहों से कसकर पकड़ लिया। इतनी ठंडी अचानक कैसे हो गई? इतनी ठंडी कैसे हो सकती है दोस्तों? विवान ने जवाब नहीं दिया। वो कैमरे का जूम बढ़ाकर उस मशीन को रिकॉर्ड करना चाह रहा था और वो देख रहा था कि स्क्रीन पर सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन मशीन, टूटी हुई बेल्ट, जंग लगा पहिया। लेकिन जब उसने स्क्रीन के कोने पर नज़र डाली
तो उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया, क्योंकि कैमरे की स्क्रीन में मशीन के पीछे एक आदमी खड़ा था, सफ़ेद हेलमेट पहने हुए, पुरानी यूनिफॉर्म, चेहरे पर काली खालीक लगी थी और आंखें पूरी तरह सफ़ेद। विवान ने तुरंत अपना कैमरा नीचे कर दिया और सामने देखा उसमें कोई नहीं था। उसने फिर कैमरा उठाया। वही आदमी अब भी स्क्रीन पर मौजूद था, लेकिन इस बार वो थोड़ा और पास आ चुका था। समर, विवान की आवाज़ कांप रही थी और कहता है, स्क्रीन देख भाई। समर ने स्क्रीन की तरफ देखा और उसके हाथ से टॉर्च लगभग गिर गई। ये कौन है? किसी के पास जवाब नहीं था। कुछ सेकंड तक वो आकृति बिल्कुल स्थिर खड़ी हुई थी, जैसे स्टैचू, और फिर उसने धीरे धीरे अपना दायां हाथ उठाया और फैक्ट्री के अंदर की ओर इशारा किया, जैसे किसी को बुला रही हो। अगले ही पल कैमरे की स्क्रीन पूरी तरह काली हो गई। सिर्फ एक सेकंड के लिए उस पर लाल अक्षरों से कुछ वाक्य चमके, अगली शिफ्ट कंटिन्यू रहेगी, और कैमरा अपने आप बंद हो गया। कबीर ने जल्दी से बैग से दूसरा कैमरा निकाला। इससे शूट करते हैं, इससे शूट करेंगे यार। लेकिन दूसरा कैमरा ऑन करते ही उसकी स्क्रीन पर तारीख दिखाई दी, 17 अगस्त 1996। समर ने कहा, अरे इसकी डेट तो रीसेट हो गई है यार, ऐसे कैसे हो सकता है? कबीर ने सिर हिलाकर कहता है, नहीं, मैंने निकालने से पहले ही सेट की थी डेट इसकी डेट गलत कैसे आ सकती है? नेहा ने धीरे से पूछा, आज कौन सी तारीख है दोस्तों? विवान ने मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा था, 17 अगस्त 1996। उसकी भी सांसें अटक गई और कहता है, ये असंभव है। उसने मोबाइल लॉक किया, दोबारा खोला, तब भी उसे वही तारीख दिखाई दी। फ़ोन तो उसे सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन तारीख अलग दिखाई दे रही थी। लेकिन अगले ही पल मोबाइल अपने आप वाइब्रेट हुआ। एक नया नोटिफिकेशन आया, फैक्ट्री अटेंडेंस सिस्टम, काम करने वाले का नाम विवान शर्मा, रात की शिफ्ट, रिपोर्टिंग टाइम 12 बजे, एब्सेंट वर्कर, वो कोई भी बाहर जाने के लिए अलाउड नहीं है। विवान के हाथ बर्फ जैसे ठंडे पड़ गए। उसने घबराकर नोटिफिकेशन हटाना चाहा, लेकिन स्क्रीन पर उसकी उंगलियां काम ही नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मोबाइल किसी और के द्वारा चलाया जा रहा हो, किसी और से नियंत्रित हो रहा हो। उसी क्षण पूरे हॉल में एक साथ सैकड़ों मशीनों के स्टार्ट होने की आवाज़ें आने लगीं। चारों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा तो जो मशीनें कुछ क्षण पहले जंग खाकर निष्क्रिय पड़ी थी ना, वो अब एक एक करके अपने आप चलने लगी, और उन मशीनों के बीच उन्हें धुंधली आकृतियां खड़ी हुई दिखाई देने लगी, जैसे पुराने मजदूर अपने अपने काम पर लौट आए हों। उनके हाथ चल रहे थे, उनके सिर झुके हुए थे, लेकिन उनमें से किसी का भी चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। विवान ने महसूस किया कि उनमें से एक आकृति धीरे धीरे उनकी ओर मुड़ रही थी, और जैसे ही उसने अपना सिर पूरी तरह उठाया, उसकी गर्दन के ऊपर उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ काला अंतहीन अंधेरा था। फैक्ट्री का पूरा हॉल अब जीवित दिखाई दे रहा था। हर तरफ मशीनों की खरखराहट सुनाई दे रही थी। लोहे के विशाल प्रेस ऊपर नीचे हो रहे थे। जंग लगी कैबिनेट बेल्ट अपने आप चल रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उन मशीनों को चलाने वाले किसी इंसान के शरीर नहीं थे, सिर्फ धुंधले साए जो पुराने मजदूरों की तरह एक ही काम बार बार लगातार दोहरा रहे थे। किसी की गर्दन आधी कटी हुई थी तो किसी के हाथ ही नहीं थे, किसी का चेहरा पूरी तरह जला हुआ और कुछ के चेहरे तो थे ही नहीं, सिर्फ काला अंधेरा। समर का कैमरा लगातार रिकॉर्ड कर रहा था। वो कांपती आवाज़ में कहता है, विवान, ये अगर सच में रिकॉर्ड हो गया तो पूरी दुनिया। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी। एक साया उसकी तरफ मुड़ा और धीरे धीरे उसने अपना टूटा हुआ हाथ उठाया और समर की ओर इशारा किया, और अगले ही पल कैमरे की स्क्रीन पर सिर्फ सफ़ेद लाइन दिखाई दी। समर ने कैमरा झटक दिया, लेकिन
लेकिन तभी पीछे से किसी ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, तुम देर से आए हो। चारों एक साथ पीछे मुड़े। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन ज़मीन पर ताज़ा गीले पैरों के निशान बने लगे, जैसे कोई अदृश्य आदमी अभी अभी वहाँ से गुजरा हो। वो निशान धीरे धीरे मशीन नंबर 17 की ओर जा रहे थे। मशीन नंबर 17 विशाल लोहे की मशीन बाकी सभी मशीनों से अलग थी। उस पर मोटी लोहे की जंजीरें बंधी हुई थीं। उन जंजीरों पर अलग अलग पुराने मंत्र खुदे हुए थे। सिंदूर के सूखे निशान, राख और काले धागे, मानो किसी ने इसे मशीन नहीं, एक किसी राक्षस की तरह बना दिया हो। मशीन के सामने जमीन पर एक पीतल की पत्रिका लगी रहती। धूल हटाने पर शब्द दिखाई दिए, प्रोजेक्ट 17 मानव ऊर्जा निष्करण क्रिया। विवान की आंखें फैल गई। मानव ऊर्जा? नेहा ने फाइल पलटनी शुरू की। एक पुरानी डायरी मशीन के नीचे पड़ी थी। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, फैक्ट्री इंजीनियर की डायरी थी वो। उस पर लिखा था 12 जून 1996। मालिक अब सिर्फ मशीनें नहीं बनाना चाहता, वो ऐसी मशीनें बनाना चाहता है जो कभी बंद ही ना हो, जिसे बिजली की ज़रूरत ही ना पड़े, जिसे इंसानों की आत्माएं चलाएं। डायरी पढ़ते पढ़ते नेहा के हाथ कांपने लगे और वह पढ़ती है। दूसरे पन्ने पर लिखा था, पहले 5 मजदूर गायब हो गए। हमें लगा कि वो शायद कोई नौकरी छोड़ के चले गए होंगे, लेकिन मैंने अपनी आंखों से जब देखा, मशीन नंबर 17 ने उन्हें निगल लिया। नेहा ने पन्ना पलटा और तीसरे पन्ने पर लिखा था, अगर ये कोई पढ़ रहा है तो मशीन कभी मत चालू करना। ये मशीन नहीं है, ये एक इंसानों की भूख है। इतना पढ़ते ही डायरी के सारे पन्ने अपने आप पलटने लगे। हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, फिर भी वो पन्ने पलटने लगे। फिर भी हर पन्ना तेजी से खुलता जा रहा था, पलटता जा रहा था, खुलता जा रहा था, पलटता जा रहा था। आखिरी पन्ने पर आकर जब डायरी का पन्ना रुका, सिर्फ एक वाक्य लिखा था उस पर, लेकिन वो स्याही से नहीं लिखा था, वो किसी के खून से लिखा था। वो अभी भी खा रही है, उसे बंद करना होगा। उसी क्षण धड़ाम, मशीन नंबर 17 की पहली जंजीर टूट गई। पूरा हॉल कांप उठा। सैकड़ों साए एक साथ काम करना बंद कर चुके थे। अब वो सभी धीरे धीरे विवान और उसकी टीम की तरफ देखने लगे। उनकी आंखें नहीं थी, फिर भी उनकी ऐसे लग रहा था जैसे वो उन्हें घूर रही हो, मानो उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हों। तभी अचानक फैक्ट्री का पुराना सायरन बजता है, इतनी तेज आवाज की सबने अपने कान बंद कर लिए। और फिर लाउड स्पीकर से एक टूटी हुई आवाज आती है, नाइट शिफ्ट प्रारंभ हुई, सभी कर्मचारी अपनी अपनी मशीनों पर जाएं। जो कर्मचारी अब उपस्थित नहीं, वो तो गया। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद फिर से आता है, उन्हें मशीन में भेज दिया जाएगा जो कर्मचारी आया नहीं। समर घबरा गया और वो अपने दोस्तों से कहता है, भागो भागो दोस्तों। चारों दौड़ पड़े, लेकिन जिस रास्ते से वो अंदर आए थे वहां अब दीवार थी। लोहे का गेट गायब हो चुका था, उसकी जगह ईंटों की नई दीवारों ने ले ली। नेहा रोने लगी, हम फंस गए दोस्तों। नेहा ने तो ये बोल के ख़त्म ही किया था, इतने में विवान ने पूरी ताकत से दीवार पर हथौड़ा मारा। धड़ाम धड़ाम आवाज़ें आने लगी, लेकिन दीवार से खून की बूंदें टपकने लगी। ईंटें मांसों में बदलने लगी और दीवार के भीतर से सैकड़ों लोगों की कराहने की आवाज़ें आने लगी। समर पीछे हट गया। ये दीवार नहीं है, ये दीवार नहीं है दोस्तों, ये इंसान है। तभी अचानक मशीन नंबर 17 की दूसरी जंजीर भी टूट गई। इस बार मशीन का विशाल पहिया अपने आप घूमने लगा। उसके भीतर से काले धुएं जैसी निकलने लगी। धीरे धीरे वो धुआं इंसानी आकार में बदलने लगा। 7 फीट लंबा, पूरी तरह कोयले जैसा काला शरीर, लोहे की जंजीर से लिपटा हुआ, आंखों की जगह 2 जलती हुई भट्टियां, और उसकी आवाज ऐसी थी मानो हजारों लोग एक साथ बोल रहे हो, 30 साल
मैं 30 साल से भूखा हूँ। विवान का गला सूख गया। तो कौन हो तुम? वो आकृति विवान का सवाल सुनकर हंसती और कहती है, पर उसकी आवाज बहुत भयानक थी हंसने वाली, और कहती है, मैं इस फैक्ट्री का मालिक नहीं, इसकी भूख हूँ। और तभी उसने अपना हाथ बढ़ाया और समर को हवा में उड़ा दिया। समर चीखने लगा और अगले ही पल वो नीचे जमीन पर टूट कर गिर गया, जैसे उसमें जान ही न बची हो। काली आकृति धीरे धीरे मशीन नंबर 17 की ओर से खिंचने लगी, जबकि बाकी 3 दोस्त डर के मारे जड़ हो गए। वहीं पर उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा, समर तो खत्म हो गया। ऐसे ही सबके सामने अंधेरा छा गया और एक एक करके सब खत्म हो गए। लेकिन जैसे ही सुबह हुई तो सबको चौंकाने के लिए काफ़ी थी, क्योंकि उन चारों में से जो बचा उसे देखकर सब गांव वाले शौक में थे। और शौक में इसलिए क्योंकि उसे पता ही नहीं उसके साथ क्या हुआ और उनके दोस्तों का साथ क्या हुआ। आप दर्शकों बता सकते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ? कोई गैस हो सकता है आपका? आपका गैस सही होगा, नेहा बची थी बस, क्योंकि वो उस जगह को पहले से ही जानती थी। कुछ तो था उसका खून का रिश्ता जो उसे बचा गया और उसके तीनों दोस्त खत्म हो गए। हाय गाइस, अगर आपको हमारी स्टोरी और स्टोरी टेलिंग का तरीका अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल पर जाकर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत धन्यवाद।